So, good morning class. In previous video I have discussed Gauss law. So now we are going to discuss the applications of this law. So let's read it out. The electric field due to a general charge distribution is as seen given by equation 1.27 जो कि पहले पिछले वीडियो में है. In practice, except for some special cases, the summation or the integration involved in this equation cannot be carried out to give an electric field. See, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ये जो इक्वेशन आ रखी है 1.27, राइट, ये वाली इक्वेशन तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे ये, ठीक है. ये वाली इक्वेशन 1.27 इसकी बात कर रहा है. सो व्हाट इट इज़ सेइंग दैट कि इस इक्वेशन में फॉर सम, मतलब ये जो है आपका कह रहा है इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट टू गिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है. सो फॉर सम सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगरेशन हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंपल वे यूजिंग अ गॉस लॉ. तो आपका अगर सिमेट्री होगी सिस्टम में तो गॉस लॉ की हेल्प से आप बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल्स. तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमारा है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है. लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर यानी कि एक ऐसा वायर है, ठीक है, जिसको कि हम एक लाइन की तरह एग्ज्यूम करेंगे, और लॉन्ग है यानी कि इनफाइनाइटली ऊपर से भी है नीचे से भी है और स्ट्रेट है, ठीक. इसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं. नाउ कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है, कोई एक सिंगल चार्ज नहीं है, तो हमको इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा. इसमें जो चार्ज होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ लैम्डा. इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा. सो द वायर इज़ ऑब्वियसली एन एक्सेस ऑफ सिमेट्री. तो वायर तो जो है, अगर हम बात करें, वायर एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री बना रहा है, क्योंकि उसके अराउंड जितने भी आप कोई भी एक सरफेस लोगे तो उस सरफेस की बाउंड्री पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर आएगा. वो अभी आपको पता चलेगा कैसे. सी सपोज वी टेक अ रेडियल वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी. देखो सेंटर है ओ, आपको दिख रहा होगा राइट साइड फिगर नंबर ए में. सेंटर है ओ और ओ से पी एक पॉइंट राइट साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पे एरोज बने हुए हैं ब्लू वाले, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट पी, ठीक है. तो यहाँ पे उसी बाउंड्री पे 3 पॉइंट कंसिडर कर लिया. एक पी पॉइंट ले लिया, पी डैश ले लिया और पी डबल डैश ले लिया. सो ऑब्टेन आर कम्प्लीटली इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज वायर. तो इस चार्ज वायर के वो इक्विवेलेंट है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं और इक्विवेलेंट है पॉइंट्स, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ नाउ, सो दिस इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट. यानी कि अगर हम चाहे पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना चाहें, पॉइंट पी डैश पे या फिर पी डबल डैश पे, तो क्योंकि ये सेंटर से ले ओ से लेकर के अपने पॉइंट तक सेम डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो वो आपकी जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दैट विल बी सेम, राइट. नाउ यहाँ पे जो है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा. देखो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली रेडियली आउटवर्ड निकल के आएगा, ठीक है. लाइन से पूरा रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से निकलता होगा. मान लो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये एक लाइन है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस तरीके से चारों तरफ से 3D में ही इमेजिन करेंगे, यहाँ पे उसकी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी. अगर नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ आती, बाहर से अंदर की तरफ आती. तो नेगेटिव भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे हम फ़िलहाल पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है. ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को. तो आगे बढ़ते हैं. तो कंसिडरेशन है, ये सारी चीज़ें अभी कंसिडर करी जा रही हैं. इसका जो रिज़ल्ट है वो बाद में निकल के आएगा, उसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने जो कंसिडर किया उसको किया क्यों था और उससे क्या हमें रिज़ल्ट मिला. ओके, सो नाउ ये चीज़ तो क्लियर होगा. कंसिडर अ पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स. हम पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स ले रहे हैं. लाइन एलिमेंट्स यानी कि छोटा सा, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं लाइन एलिमेंट का. तो P1 एंड P2. तो इस P1 और P2 को जो है यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एज शोन इन द फिगर.
द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय द टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर व्हेन समड अप, है ना, व्हेन समड अप गिव अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ रेडियल। ठीक है, जब इन दोनों ही पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को सम अप किया गया तो ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो रेडियल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो रेडियल क्या है अभी आगे समझ में आएगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर, ठीक है, व्हेन समड गिव, समड मतलब कि उनका समेशन जब किया गया, ऑब्वियस बात है ना, मैंने क्या बताया था कि जब हमको गॉस लॉ लगाना होता है तो हम छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करके और किसी भी एक पार्ट का उसको या तो इंटीग्रेट कर देते हैं या तो उसी तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट्स को पूरे सरफेस को तोड़ देते हैं और फिर सम अप कर देते हैं, तो दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, सो समड अप गिव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ रेडियल, द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द रेडियल वेक्टर कैंसल्स। तो दिस इज ट्रू फॉर एनी सच पेयर एंड हेंस द टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट पी इज रेडियल। फाइनली, रेडियल मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ। फाइनली, सिंस द वायर इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि वायर इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पी। तो पी के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करी, क्योंकि भाई ये तो इनफाइनाइट है ना, ऊपर से भी फील्ड आ रही है, नीचे से भी फील्ड है। सो पी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर, इन शॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एवरीवेयर रेडियल, मतलब हर जगह रेडियल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हर जगह बिल्कुल सर रेडियल ही निकल के आ रहा है। ठीक है, नाउ अभी ये रेडियल है, इसका मतलब इट इज़ डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस आर। ठीक है, इन शॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल इन द प्लेन कटिंग द वायर नॉर्मली। ठीक है, उस प्लेन में जो कि वायर को नॉर्मली कट कर रहा है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस दैट इज़ आर। ठीक है, ये जो ओ पी डिस्टेंस है आर, दैट इज़ द रेडियल डिस्टेंस, तो उसी पे डिपेंड कर रहा है। टू कैलकुलेट द फील्ड, इमेजिन अ सिलेंडर गॉसियन सरफेस। अब मैंने क्या बताया था, गॉस लॉ को लगाने के लिए आपको गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर के लिए सबसे सूटेबल जो गॉसियन सरफेस हमको लगा कि एज्यूम करना चाहिए, इट इज़ अ सिलेंडर। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, जो कि फिगर नंबर बी में 1.29 के इस वाले फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो नाउ उसके बाद क्या किया, ठीक है, अब सिंस द फील्ड इज़ एवरीवेयर रेडियल, हर जगह फील्ड रेडियल है, तो फ्लक्स थ्रू द टू एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज़ ज़ीरो। अब क्योंकि फील्ड तो इस तरीके से निकल के आ रही है ना, ऐसे ऐसे, तो इस फेस के थ्रू और इस फेस के थ्रू जो भी आपकी फील्ड आएगी वो क्या हो जाएगी भाई, ज़ीरो हो जाएगी। फ्लक्स मतलब आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, कॉस थीटा होता है ना, 90 डिग्री बन रहा है एंगल इन दोनों सरफेस पे, अगर इसकी और अब ये वाले सरफेस की बात करो तो, राइट। सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ज़ीरो एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस ई इज़ नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा सिंस इट डिपेंड्स ओनली ऑन आर। सो द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट, जो कर्व्ड पार्ट का सिलेंड्रिकल का जो कर्व्ड पार्ट होता है, अगर इसकी लेंथ हम एल मान रहे हैं, ये वाली लेंथ अगर एल है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, दैट इज़ व्हाट, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर और एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, यही तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू ही तो हमारी लाइंस पास हो रही हैं, हम उसको एनक्लोज कर पा रहे हैं उस चार्ज को, राइट। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट इज 2 पाई आर एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। नाउ फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द, भाई फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ही तो हमको निकालना होता है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाते हैं हम। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस निकालने के लिए देखो, गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमको सिलेंडर कंसिडर किया, और सिलेंडर के अंदर हमको 3 सरफेस देखने को मिल रहे थे, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस उसका, और एक कर्व्ड वाला। तो ऊपर वाला और नीचे वाले के थ्रू जो फ्लक्स था वो तो ज़ीरो हो जा रहा था बिकॉज ऑफ द एंगल 90 डिग्री, है ना। एरिया वेक्टर और आपके उसके बीच का, फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल बनता है वो क्या बन रहा था, 90 डिग्री। तो इस वजह से ये ज़ीरो हो जा रहा था, 90 cos 90 ज़ीरो होता है। बट जो कर्व सरफेस था ये उसके पैरेलल आ रहा था, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड है हर जगह से, तो कर्व बिल्कुल पैरेलल आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहाँ पे फ्लक्स उसके थ्रू आ गया। तो जो आपका गॉसियन सरफेस था, अगर उसमें हम छोटा सा एक एलिमेंट अगर कंसिडर कर लेते
और उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड अप करते तो वो कर्व सरफेस बन जाता उस सिलेंडर का, है ना। तो वही जो है आपका फ्लक्स थ्रू, ये जो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस दिस सिलेंडर था, वो बच के क्या रह गया, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस, है ना। और कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस क्या है, 2πRL, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्या याद करो, मैंने क्या बताया, फ्लक्स इज इक्वल टू होता था E.ds, है ना, या फिर जब थीटा दोनों के बीच का ज़ीरो होता था तो E इंटू नॉर्मली आपका समेशन, ये डेल्टा एस हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन डेल्टा एस विल बी व्हाट, भाई 2πRL, है ना। तो यहाँ से आपका फ्लक्स ये आ जाता है, ठीक है। और आपको क्या पता है कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो किस तरीके से होती है, भाई चार्ज डेंसिटी इज़ व्हाट, 5 आपका ये लैम्डा था चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इंटू एल कर दोगे तो आपका चार्ज आ जाएगा। भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ ही तो होता था लैम्डा, याद करो आप, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यही तो होती थी। तो आपको ये भी पता है, ये कंसिडर किया हुआ था। तो अगर हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू आ जाएगा, आपका चार्ज आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो फ्लक्स होता है बेसिकली वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यही सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं पहले पिछले लेक्चर में, वही सबको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हो गया भाई, इसको हटाते हैं। अब चलो, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हाँ ये सारी चीज़ें तो क्लियर आउट हो गई हमारे पास। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे चलो। तो यहाँ पे अब हमको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना बच गया। तो फ्लक्स हमारा यहाँ से आ गया E, यानी कि ये वाला E इंटू 2πRL, और भाई हम फ्लक्स की जगह और क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह यहाँ पे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली एक ये इक्वेशन हो गई, एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे एक दूसरे से। तो आ जाएगा E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस L से इस L को हमने कर दिया कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, हमें निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट R, आ गया ये। और डायरेक्शन कहाँ है आपकी, n कैप, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, है ना, क्योंकि E वेक्टोरियल के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, वो तो बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड निकलनी ना। तो हमने n कैप वेक्टर लगा दिया कि कोई भी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर उस पर आ जाएगी। ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, स्केलर फॉर्म में n कैप हट जाएगा आपका। इज़ इट क्लियर, चलो तो ये बात क्लियर होगी आपको अभी। तो ये था डेरिवेशन आपका, है ना। तो लेट्स रीड इट आउट। वेयर n कैप इज़ द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट, E वेक्टर इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ़, अगर लैम्डा पॉजिटिव है, और इनवर्ड होगी अगर लैम्डा नेगेटिव होगा, यानी कि चार्ज आपका नेगेटिव होगा लाइन पे, है ना, उस वायर पे। अभी हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे, आप नेगेटिव भी लेके चल सकते हो, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, डेट्स इट। नोट दैट where whenever we are writing vector A as a scalar multiplied by a unit vector, it can be written as vector A is equal to magnitude of A into A cap, यानी कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। द स्केलर A is an algebraic number, ठीक है, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ A will be the same as that of unit vector, ठीक है, अगर A आपका ग्रेटर देन 0 है, एंड अपोजिट टू A अगर A आपका लेस देन 0 है, ठीक है। सो व्हेन वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, हम मॉड का यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम मॉड का जब यूज़ करते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। मॉड जो होता है 2 एक से स्लैश होता है, उसके अंदर कोई भी अगर क्वांटिटी आती है तो पॉजिटिव होकर के बाहर निकलती है। चलो, ऑल्सो नोट दैट though only the charge enclosed by the surface lambda L was included above, the electric field E is due to the charge on the entire wire. Further, the assumptions that the wire is infinitely long is crucial, है ना। Without this assumption, we cannot take E to be normal to the curved part, है ना। अगर देखो, अगर ये फाइनाइट होता तो क्या दोनों का, वायर का एंड को भी हमको, वायर के एंड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। जैसे मान लो ये वायर फाइनाइट है, इस पॉइंट पे हमको निकालना था,
तो अभी यहाँ पे ना इसके थ्रू भी फील्ड लगता है यहाँ पे, तो ऐसे लगता, और यहाँ पे ऐसे लगता तो इधर की तरफ लगता तो बात कुछ और होती, ठीक है। बट इन्फाइनाइटली था तो हमने बिल्कुल से क्या रेडियली आउटवर्ड लिया, हर जगह पे रेडियली आउटवर्ड आया यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ, कंसिडरेशन हमने इन्फाइनाइट क्यों लिया, उसका ये रीज़न है, इन्फाइनाइट लेंगे तभी ये रिज़ल्ट पे पहुँच पाएंगे, इन्फाइनाइट नहीं लेंगे तो दे विल बी अ डिफरेंट रिज़ल्ट, ठीक है। फिलहाल हमको इन्फाइनाइट के लिए देखना है ना। सो ये चीज़ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। सो नाउ अब ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो गई थी, तो लीनियर वाला था मतलब लाइन वाला था, अभी हमको एरिया वाला आएगा, ठीक है। आगे हमारा क्या है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की बात कर देता हूँ, वहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो शीट में एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो देखना है, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। वी टेक एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, हम एक्स एक्सिस को इस जो भी प्लेन हमको गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी दी हुई है हमको, उसको हम नॉर्मल टू द एक्स लेते हैं। चलो ठीक है, ले लिया, यानी कि हमने उसको वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा सा नॉलेज तो होगा ही कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो प्लेन क्या है वो भी समझते ही होगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So by the symmetry, the electric field will not depend on y and z coordinates and its direction at every point must be parallel to the x direction। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, सी यहाँ पे एक प्लेन ऐसे हमने शीट कंसिडर कर दी, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, ये हमारा z ऊपर वाला, ठीक है, इधर वाला हमारा x है और इधर का हमारा y है। नाउ अब ये तीनों ही एक दूसरे के एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो आपकी लाइंस निकल के आएंगी यहाँ पर इस तरीके से निकलेंगी, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड, इस तरीके से, यहाँ से जैसे निकली होगी, शीट है इधर से निकल रही होगी और पीछे भी बैकफायर करेगी, इधर भी निकलेगी। तो ये जो भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये एक्स, चाहे पॉजिटिव एक्सिस की बात करें चाहे एक्स के नेगेटिव एक्सिस की बात करें, दोनों के पैरेलल है ना, लेकिन परपेंडिकुलर किसके हो जा रहे हैं, ये जेड के और y के सारे प्लेन से, मतलब आपके एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जा रहे। तो फ्लक्स y और z वाला तो हम कंसिडर ही नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में हमारी फ्लक्स जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो बचती क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x वाली। तो यहाँ पे भी हमारे पास बची क्या है, सिर्फ और सिर्फ x वाली ही बच रखी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये। सो वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस टू बी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। तो ये जो क्यूबॉइड शेप का बना हुआ है ना, इसको बोला है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। तो इस तरीके का गॉसियन सरफेस एज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस केस में, ठीक है, जिससे कि हमें चार्ज को हम मतलब इस पूरे सरफेस चार्ज डेंसिटी को एनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है। देखो एनक्लोज हो रहा है इस सरफेस के थ्रू। चलो आगे देखते हैं। नाउ seen from the figure only the two faces 1 and 2 will contribute to the flux। अच्छा, अभी हमने गॉसियन सरफेस ऐसा ले लिया, ये वाला, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये गॉसियन सरफेस ले लिया, बट अब यहाँ पर जो है आपको जो कंट्रीब्यूट करेगा एक्चुअली में फ्लक्स को, वो वही करेगा जिस फेस का एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हो इस बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल एरिया वेक्टर किस किस सरफेस का आएगा भाई, एरिया वेक्टर मैंने कैसे बताया था, जैसा भी सरफेस होता है उसके नॉर्मली आउटवर्ड, अगर इधर का सरफेस हो गया तो इधर की तरफ नॉर्मल, अगर इधर का सरफेस है तो इधर की तरफ नॉर्मल। समझ रहे हो इस चीज़ को आप। तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो केवल यही दोनों जो फेसेस हैं यही कंट्रीब्यूट करेंगे आपके फ्लक्स में, अदरवाइज़ बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे फ्लक्स। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल जो होता है वही हमको देखना होता है यहाँ पे। अगर वो 90 हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो फ्लक्स धड़ से ज़ीरो हो जाता है, और अगर नहीं है तो भाई नहीं होता। तो यहाँ पे बाकी सबसे तो ज़ीरो हो जा रहा है, केवल फेस नंबर 1
एंड फेस नंबर 2 के थ्रू ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। तो द अदर फेसेस दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स, ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया है। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस 1 इज़ -x और द डायरेक्शन वाइल द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस 2 इज़ पॉजिटिव x डायरेक्शन। समझ में आ रही दोनों चीज़? देखो भाई यहाँ पे कह रहा है जो फेस 1 का आपका वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी। और यहाँ पर जो है आपका राइट साइड में तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, दोनों ही, है ना। ये देखो ये उधर के फेस नंबर 1 में सब कुछ उधर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी उधर भी, और यहाँ पे इधर की तरफ है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है सो देयरफॉर द फ्लक्स ई डॉट डी एस थ्रू बोथ द सरफेस आर इक्वल एंड एडअप हो जाएंगी, इक्वल है और एडअप हो जाएंगी। देयरफॉर द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी 2e इंटू ए। अच्छा देखो ए कहाँ से आएगा? कैपिटल ए। कैपिटल ए इज़ द एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस जो फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2 का ये एरिया एक उसका एरिया है, ठीक है। तो ई डॉट डेल्टा एस ही आपने पढ़ा था। अब ये जो डेल्टा एस आपका ए हो जा रहा है, सरफेस एरिया ए, तो फ्लक्स आपका क्या बन गया? सिंपली ई इंटू ए। अब क्योंकि कॉस 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच, तो यहाँ पे सिर्फ ई इंटू ए बचा। अच्छा फ्लक्स अगर हम इधर के थ्रू देखें तो भी आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ थी भाई? पॉजिटिव एक्स कैप की तरफ थी, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ था? एक्स की तरफ था। तो x डॉट एक्स बिकम्स 1, ठीक है। मैंने बताया था नहीं यूनिट वेक्टर है जो कि उधर को डायरेक्ट करते हैं। तो ये सिंपली ई ए बचा। अभी इधर आ जाते हैं। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 ये तो 2 हो गया, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो है नेगेटिव एक्स कैप, है ना, डॉट, और यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर है वो भी क्या है? नेगेटिव एक्स कैप। तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और आपका x डॉट एक्स बिकम एक्स कैप डॉट एक्स कैप बिकम्स 1। तो फाई 1 ऑल्सो बिकम्स e और a। तो टोटल फ्लक्स विल बी व्हाट? फाई 1 प्लस फाई 2। तो टोटल फ्लक्स विल बी ई ए प्लस अगेन दूसरा ई ए। तो ये दिस बिकम्स 2 इंटू ई ए। तो टोटल जो फ्लक्स है वो क्या बन जाता है आपका? फाई बिकम्स 2 इंटू ई ए दिस। ओके, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। चलो अभी और आगे देखते हैं। तो ये आ गया हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं कि हमारा जो है फ्लक्स जो होता है टोटल फ्लक्स यानी कि 2EA लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। अच्छा Q तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन क्या है? सिग्मा इंटू ए। भाई हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दी, उसको एरिया से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चार्ज के थ्रू, भाई हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया ही तो होता था सिग्मा। तो एरिया इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज। तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, कुछ गलत थोड़ी किया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिग्मा ए अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स व्हाट? सिग्मा अपॉन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वाला केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप ये लगाओगे, राइट। चलो ये आ गया ना। अभी थोड़ा सा नीचे दूसरे एप्लीकेशन में आते, तीसरे एप्लीकेशन में। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। वेयर एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। तो वेक्टर ई इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज़ पॉजिटिव और टुवर्ड्स द अगर नेगेटिव होगा। सिंपली वही वाला पिछला वाला कॉन्सेप्ट। नोट दैट अबव assumptions above application of Gauss law has brought out an additional fact that E is independent of x also। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे x से भी इंडिपेंडेंट है। आप पूरे एक्सप्रेशन में देखो जो आया भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। यहाँ पे x y z कुछ आ रहा है नहीं, तो x से इंडिपेंडेंट है ये। तो अगर हम बात करें फॉर अ फाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्रू,
तो उसके अगर हम फाइनाइट की बात करेंगे, देखो ये तो इनफाइनाइट की बात की हमने, बट अगर हम फाइनाइट की भी बात कर लें तो भी ये आपका इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा, एक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा है, एक्स यानी कि उसकी डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं कर रहा. नाउ सो इन द मिडिल रीजन्स ऑफ द प्लेनर शीट्स अवे फ्रॉम द एंड्स, अगर एंड से दूर है, मिडिल सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम फाइनाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन लाइन वाला हम फाइनाइट पे नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, याद करो, तो ये वाला हम कर सकते हैं. चलो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट जो एप्लीकेशन है जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ फील्ड थ्रू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल. अच्छा, थिन स्फेरिकल शेल है, शेल तो समझ में आ रहा होगा, यानी अंदर से एक ऐसे प्लास्ट, मान लो ऐसे बॉल है जो कि अंदर से हॉलो है, ठीक है. तो इसको समझते हैं. अब इसको कैसे करेंगे, चलो. लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है भैया, ओके. नाउ द सिचुएशन हैज़ ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री. अब इस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है ना, एक स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है. स्फेरिकल सिमेट्री यानी कि बिल्कुल से अगर हम देखेंगे तो हर जगह से सिमेट्री आएगी. स्फीयर इज़ अ सिमेट्रिकल शेप. सो द फील्ड एट एनी पॉइंट पी आउटसाइड और इनसाइड कैन डिपेंड ओनली ऑन आर. कोई भी चीज़ अगर सिमेट्री होती है तो वो एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे वो उसका रेडियस पे डिपेंड कर रही है स्फीयर के. द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल टू द पॉइंट, जो कि बाउंड्री पे या फिर हम कहीं भी गॉसियन सरफेस पे कंसिडर करेंगे, एंड मस्ट बी रेडियल अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर. ठीक है, रेडियस वेक्टर भी इसका रेडियल है, देखो. तो इसमें जो सबसे पहला केस हमको देखना है, वो हमको निकालना है फील्ड आउटसाइड द शेल. फील्ड जो है शेल के बाहर कितनी आएगी, ठीक है. तो शेल के बाहर हमको कंसिडर करना है, फील्ड को निकालना है. तो हम गॉसियन सरफेस, अब यहाँ पे हमको स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, तो गॉसियन सरफेस सबसे बेस्ट कौन सा होगा कंसिडर करने के लिए, भाई स्फेरिकल शेप ही होगा. गॉसियन सरफेस भी हम स्फेरिकल शेप का ही कंसिडर करेंगे. तो कंसिडर अ पॉइंट कैपिटल P आउटसाइड द शेल विथ रेडियस वेक्टर R to calculate the electric field at point P as you can see in the diagram number A. ठीक है, ए डायग्राम में राइट साइड में जो बना हुआ है उसमें आप देख पा रहे हो. वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r. इस शेल का खुद का रेडियस है कैपिटल R, लेकिन जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है उसका रेडियस हम लेकर के चल रहे हैं स्मॉल r. ठीक है, गॉसियन सरफेस हम कंसिडर किए हैं, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विथ सेंटर O पासिंग थ्रू द पॉइंट P. ठीक है, all the points on this sphere are equivalent and relative to the given charged configuration. ठीक है, मतलब कहीं से भी आप पॉइंट ले लोगे वो सब सिमेट्री की वजह से सारा कुछ सेम ही आने वाला है. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस देयरफॉर हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड E एंड इट इज़ अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर एट ईच पॉइंट. हर पॉइंट पे वो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग ही पॉइंट करेगा. ठीक है, अगर हम बात करें किसी की चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की. नाउ दस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एंड एस वेक्टर एट एवरी पॉइंट देयर विल बी पैरेलल, क्योंकि भाई स्फीयर है ना, अगर हम बीच से कंटेक्ट करें बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, और स्फीयर पे हम कोई भी एरिया वेक्टर अगर निकालेंगे तो वो भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा. तो दोनों ही एक तरीके से क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे हमेशा. देखो ऐसा, अगर मान लो ये स्फीयर है, हमने यहाँ कंसिडर किया, सेंटर से लेके इधर की तरफ इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, और बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ निकलेगा. यहाँ कंसिडर कर लो आप, तो यहाँ पे देखो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है और एरिया वेक्टर भी इसका इधर की तरफ निकलेगा. तो दोनों ही केस में चाहे जहाँ से भी ले लो आप, तो बिल्कुल क्या निकलेंगे, पैरेलल निकलेंगे. तो यही चीज़ बेटा यहाँ पे कह रही थी. ठीक है, ओके. नाउ अभी हमारे पास एक और चीज़ है बताने के लिए. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा ना तुम लोगों को आराम से. अब देखो, अब जब हमने जो है E एलिमेंट इज़ E, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, सिंपली जो फ्लक्स हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस. भाई डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है. और इस डेल्टा, ये डेल्टा एस कहाँ पे है, ये गॉसियन सरफेस पे डेल्टा एस लिया हमने. तो इस गॉसियन सरफेस का जो हम पूरा का पूरा सम जब कर देंगे, ठीक है, सम अप कर देंगे, तो ये उस गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा. अब जब ये कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इनटू आपका जो फ्लक्स होता है ना,
मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है ना स्फीयर का, दैट इज़ 4 पाई, अब की बार आर कौन सा यूज़ करेंगे, गॉसियन सरफेस वाला रेडियस, उसका स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे हमने डेल्टा एस को कंसिडर किया था ना, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, तो उसको हम इंटीग्रेट करें चाहे सम अप करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो एक तो ये चीज़ हमको यहाँ से मिल गई, और अब हम जाते हैं किसके पास, अब हम जाते हैं दूसरे फॉर्मूले के पास, जो कि होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन मालूम क्या है, हमको चार्ज डेंसिटी पता है, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी हमको पता है। अब यहाँ पे ये जो है इसका चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर, समझ में आ गई बात, सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, देखो ये यहाँ से आएगा पूरा का पूरा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कहाँ से आया उसकी बात करते हैं। चलो बेटा ये बताओ मुझे, भाई हमने आउटसाइड द सरफेस कंसिडर किया था, राइट, हमने आउटसाइड द सरफेस गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया, लेकिन जो चार्ज एंक्लोज हो पा रहा है इससे, वो तो बाउंड्री के बराबर जो भी है उसमें चार्ज उतना ही कंसिडर हो पा रहा है, राइट, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा चार्ज कहते हैं ना, चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी दैट विल बी, भाई सिग्मा आपको मैंने क्या बताया था, सिग्मा इज़ व्हाट, सिग्मा इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, यही था, ठीक है। अच्छा अभी इसका एरिया कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर है ना, ठीक है। अच्छा इसका एरिया हमको निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सी चीज़ है एक, बेटा ठीक है, मैं यही कह रहा था। अब देखो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी इसको हटाते हैं, तो ये तो लेफ्ट साइड की बात होगी, राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड आपका क्यू सिंपली होता था सिग्मा इंटू एरिया, लेकिन ये एरिया किसका होता था, एक्चुअली में सरफेस का, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा चार्ज को लिए हुए है, तो ये इसका एरिया है, शेल का एरिया। अच्छा शेल का एरिया विल बी व्हाट, शेल का एरिया विल बी वही सरफेस एरिया बट शेल के लिए। अब की बार रेडियस जो यूज़ होगा वो शेल वाली यूज़ होगा, तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। चलो अभी सिग्मा क्यू के जगह आप ये लिख सकते हो ना, तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और दोबारा से लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है आपके पास हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला, मतलब एक तो आपका वो आ चुका है नॉर्मल, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन फ्लक्स की क्या निकलेगी भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाली, तो क्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, भाई एरिया किसका लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शेल, है ना। ऊपर में देखो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में, याद करो मैं बताया था ना, लेफ़्ट साइड में जो हम रेडियस यूज़ करते हैं वो गॉसियन सरफेस का होता है, राइट साइड में जो हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में सब्सटेंस का होता है, जो एक्चुअली में है, ठीक है, शेल का है, शेल का, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। अच्छा दोनों इक्वेशन है, अभी हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐडअप कर देंगे, ऐडअप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा ई इज इक्वल टू हो गया सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट इज़ हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड, जो हमने मेथड अप्लाई किया। तो आओ उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आइए देखते हैं। चलो अभी यहाँ से समझते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1.34 कैसे आया, यहाँ पे आते हैं, ये वाला पॉइंट समझते हैं। चलो तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना, E इज़ इक्वल टू अपने यहाँ तक हमने निकाल डाला है, ठीक। अब इट इज़ इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्मॉल आर का स्क्वायर। तो बेसिकली ये किसके बराबर हो जा रहा है, ये तो आपका उसी के बराबर हो जा रहा है ना, जो आपका नॉर्मली पॉइंट चार्ज के थ्रू जो आप निकालते थे पहले, मतलब पहले के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आए हैं, इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन में R स्क्वायर, देखो ये उसी के बराबर हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आप रीअरेंज करके अगर देखोगे ये तो उसी के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हुई कि आपका अगर हम थिन शेल की भी बात करते हैं तो भी पॉइंट चार्ज की तरह वहाँ पे काम हो रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी है तो हम डेंसिटी का यूज़ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपका चार्ज है बेसिकली Q क्या है आपका, Q इज़ सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया क्या था आपका 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, यही तो था, है ना। तो यहाँ पे वही हमने पुट कर दिया यहाँ पर, तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से बदल गया, ठीक है। तो एक दो बार करेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा और रट भी जाएगा। चलो, तो ये चीज़ तो डेरिवेशन बिल्कुल रट्टा मार लेना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आता ही है एग्ज़ाम में। चलो, ये तो बात हो गई हमारे जब हम कंसिडर करते हैं आउटसाइड फील्ड दैट इज़ आउटसाइड द सेल, वो इतनी आती है आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो इसको रट डालो, उसको लिख डालो पूरा। चलो, तो वही चीज़ कह रहा है, अगर Q ग्रेटर दैन 0 है तो रेडियली आउटवर्ड, और Q लेस दैन 0 होगा अगर तो रेडियली इनवर्ड सेंटर की तरफ। बस ठीक है। सेकंड है आपका फील्ड इनसाइड द शेल। अब फील्ड अंदर शेल के कितनी होगी ये देखते हैं। चलो, द पॉइंट P इज़ इनसाइड द शेल। अब हमको गॉसियन सरफेस जो है शेल के अंदर लेना पड़ेगा थ्रू पॉइंट P से सेंटर्ड एट O। अब भैया फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज़ कैलकुलेटेड एज बिफोर। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस जैसा कि हमने पहले ही निकाल डाला था, वो कितना होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस का स्क्वायर, है ना। वही चीज़ आया था पिछले केस में जो निकाला था। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है दूसरा फॉर्मूले में, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता था ना। फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्या यहाँ पे चार्ज एंक्लोज्ड कुछ है, देखो यहाँ पे तो कोई चार्ज इंक्लूज नहीं हो रहा ना जब अंदर है शेल के, तो क्योंकि चार्ज तो आपका यूनिफॉर्मली शेल पे बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड था। भाई अंदर तो कुछ है ही नहीं ना जिस पे चार्ज आएगा, तो चार्ज को तो एंक्लोज ही नहीं कर पा रहा आपका ये गॉसियन सरफेस। तो जब अंदर की हम बात कर रहे हैं और ये जो गॉसियन सरफेस अंदर वाला लिया जब आपने, वो चार्ज को एंक्लोज ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि शेल को वो एंक्लोज ही नहीं कर पा रहा है, तो कोई चार्ज ही नहीं है अंदर। और जब कोई चार्ज ही नहीं होता है तो फ्लक्स आपका क्या हो जाता है भाई, Q एंक्लोज विल बी ज़ीरो। और जब Q एंक्लोज विल बी ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा फ्लक्स विल बी व्हाट, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा फ्लक्स ही जब ज़ीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निल हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो इनसाइड शेल के इनसाइड जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। दैट इज़ द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल इज़ ज़ीरो एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द शेल। The important result is a direct consequence of Gauss's law, which follows from the Coulomb's law. The experimental verification of this result confirms the 1 upon r square dependence of the Coulomb's law. ठीक है, तो अभी ये कुछ क्वेश्चन है जिसको कि आप लोग पढ़िएगा, बस फिर उसके बाद हमारा जो है चैप्टर इज़ ओवर। तो नेक्स्ट क्लास में आप कुछ ट्राई करिएगा क्वेश्चंस वगैरह करने के, क्वेश्चंस मैं कुछ भेज दूंगा, ट्राई करो, जो नहीं आएगा आप लोग पूछ लेना, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 2। उसमें हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो भी, और ये भी काफ़ी हमारा बड़ा चैप्टर था। तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं इस बार वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। छोटे चैप्टर्स आपको बाद में ही मिलेंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं वो ज़्यादातर आपके लेंदी चैप्टर्स ही हैं, तो एक चैप्टर को ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे और सब टॉपिक्स के अंदर अपने अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको कवर करना था। तो अभी आप लोग इसको ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो पूछिएगा, फ़िलहाल के लिए आ गया होगा। अभी मैं इसको आप लोग इसको देख लीजिएगा ज़रूर से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।